डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, यह टॉपिक किसी ने भी यूट्यूब चैनल में अभी तक नहीं डाला है और जो टॉपिक है उसका नाम है निकोलस कार्डोर के वृद्धि मॉडल की कैम्ब्रिज विचारधारा। कौन सा? निकोलस कार्डोर के वृद्धि मॉडल की कैम्ब्रिज विचारधारा, यानी निकोलस कार्डोर ग्रोथ मॉडल, कैम्ब्रिज आइडियोलॉजी। अब देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर अपने दोस्तों को भी करें, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, निकोलस कार्डोर के वृद्धि मॉडल की जो कैम्ब्रिज विचारधारा है, यह 20 समीकरण के अंतर्गत आती है, यानी 20 इक्वेशन। और आज हम जो अध्ययन करेंगे उसमें केवल 10 इक्वेशन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बड़ा है। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि इस टॉपिक को 2 वीडियो के अंतर्गत स्टडी किया जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोफेसर निकोलस कार्डोर ने 1957 में ए मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सतत या वृद्धि पथों यानी स्टडी स्टेट ग्रोथ प्रॉफिट का प्रायोगिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। कार्डोर इस विचारधारा को या इस विचारधारा का समर्थन करते हैं कि एक प्रायोगिक विश्लेषण यानी डायनामिक एनालिसिस को यथार्थ एवं विस्तृत होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि एक तरफ आय एवं दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि के संबंधों का विश्लेषण किया जाए। यह अंतर संबंध तकनीकी प्रगति की दशाओं को ध्यान में रखता है। कार्डोर ने न केवल साधनों के अंतर संबंध को ध्यान में रखा, बल्कि वह इनकी अंतर्निर्भरता पर भी पर्याप्त ध्यान देते थे। कार्डोर का विश्लेषण मुख्य रूप से बचत, विनियोग एवं तकनीकी फलनों पर आधारित है। अब देखिए, इस मॉडल की कुछ मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को देखते हैं। मान्यताएं यानी असम्पशन। अब देखिए, मान्यताएं क्या क्या हैं। निकोलस कार्डोर के मॉडल की कई मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक है इस मॉडल को समझने के लिए। देखिए, कार्डोर के मॉडल की सबसे पहली जो मान्यता है वह यह है कि यह विश्लेषण कीन्जियन पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जिसमें समग्र वस्तु एवं सेवाओं की
अल्पकालीन पूर्ति बेलोचदार है तथा मौद्रिक मांग में होने वाली किसी वृद्धि का प्रत्युत्तर नहीं होती है। उत्पादन का सामान्य स्तर एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में समर्थ मांग यानी इफेक्टिव डिमांड द्वारा नहीं बल्कि उपलब्ध साधनों द्वारा सीमित होता है या सीमित होती है। दूसरी इनकी जो मान्यता है वह है आय के अधीन मजदूरी यानी वेज एवं लाभ सम्मिलित हैं, यानी मजदूरी और लाभ दोनों ही इस मॉडल के अंतर्गत शामिल हैं। लाभ में उपक्रमी व संपत्ति धारकों की प्राप्त होने वाली आय तथा मजदूरी में श्रमिकों को प्राप्त होने वाली आय एवं श्रम व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। तीसरी इनकी जो मान्यता है वह मान्यता है कुल बचतों में मजदूरी से की गई बचतें एवं लाभ द्वारा की गई बचतें सम्मिलित हैं। चौथी इनकी जो मान्यता है, कार्लडोर यह मानकर चलते हैं कि कुल आय में लाभ का जो अंश है वह विनियोग का फलन है, जबकि लाभों से की गई बचत की प्रवृत्तियां दी हुई हैं। पांचवी इनकी जो मान्यता है वह यह है कि एक ऐसे विनियोग फलन को ध्यान में रखा गया है जिसके अधीन किसी समय विशेष में किया गया या समय विशेष में किया गया विनियोग अंशतः उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के फलन एवं अंशतः पूर्ण वर्ष में पूंजी पर प्राप्त ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखता है। छठी इनकी जो मान्यता है वह है आय, मजदूरी, लाभ, पूंजी, बचत एवं विनियोग जैसी व्यापक आर्थिक धारणाओं की स्थिर कीमतों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सातवीं इनकी जो मान्यता है वह यह है कि इसमें माना गया है कि लाभों एवं मजदूरियों के जो अंश हैं उनमें होने वाले परिवर्तन तथा ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तन को अपनाई गई तकनीकों के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आठवीं इनकी जो मान्यता है वह है पूंजी संचय एवं पूंजी वस्तु बनाने वाले उद्योगों में तकनीकी प्रगति के परिणाम स्वरूप तकनीक के चुनाव में बदलाव होता है। नेक्स्ट, नौवीं इनकी जो मान्यता है वह है मौद्रिक नीति एक पूर्णतः निष्क्रिय भूमिका का निर्वाह करती है। दसवीं मान्यता, वास्तविक पूंजी के स्टॉक का मापन कार्लडोर के अनुसार पूंजी यंत्रों में समाहित स्टील के कुल भाग द्वारा होता है। 11वीं इनकी जो मान्यता है वह है माना गया है कि तकनीकी प्रगति पूंजी संचय की दर पर निर्भर करती है। कार्लडोर के अनुसार तकनीकी प्रगति का मुख्यतः निर्धारक पूंजी संचय है तथा एक दिए हुए समग्र में समाज द्वारा तकनीकी प्रगति के अवशोषण की क्षमता असीमित नहीं होती है। कार्लडोर ने इस मान्यता को तकनीकी प्रगति फलन के रूप में
स्पष्ट किया। यह फलन तकनीकी ज्ञान की प्रगति एवं पूंजी स्टॉक में होने वाले परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव को एक ओर पूंजी की वृद्धि की दर एवं दूसरी ओर उत्पादन की वृद्धि की दर के द्वारा प्रदर्शित करता है। अब देखिए, इनकी जो 11वीं मान्यता है, इस मान्यता को समझने के लिए हमें एक रेखा चित्र का निर्माण करना है। तो देखिए, मेरे साथ ही आप रेखा चित्र का निर्माण कीजिए। यह 45 अंश का कोण है, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है। अब देखिए, यहाँ अब देखिए, सी और पी ई टी और टी डैश, यह प्रति व्यक्ति पूंजी की वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति पूंजी की दर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर। अब देखिए, रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर प्रति व्यक्ति पूंजी की वृद्धि दर को तथा वाई अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर को प्रदर्शित किया गया है। यह स्पष्ट है कि तकनीकी प्रगति फलन पूंजी की वृद्धि एवं उत्पादकता की वृद्धि का संयुक्त उत्पाद है। पूंजी उत्पाद अनुपात इन दोनों के मध्य संबंध पर निर्भर करता है। रेखा चित्र टी डैश वक्र तकनीकी प्रगति फलन है जो ऊपर की ओर उठता हुआ उन्नतोदर वक्र है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के उपरांत वह चपटा होने लगता है। एक निश्चित बिंदु के उपरांत वह चपटा होने लगता है और फिर क्या होता है, नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाता है।
चपटा होने लगता है, जो टी वक्र में पी बिंदु के उपरांत प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा गिरने लगती है। 45 अंश की रेखा यानी ओ और ई, 45 अंश की रेखा ओ ई पूंजी एवं उत्पादन की वृद्धि की समान प्रतिशत दर को अभिव्यक्त करती है। पी बिंदु पर वक्र टी एवं ओ ई रेखा एक दूसरे को क्या करते हैं, अंतर छेदित करते हैं। यानी ओ ई और टी दोनों ही रेखाएं पी बिंदु पर एक दूसरे को अंतर छेदित करते हैं। और जब ये अंतर छेदित करते हैं तब क्या होता है, तब पी दीर्घकालीन साम्य बिंदु है, जहाँ पूंजी की वृद्धि की प्रतिशत दर एवं उत्पादन की प्रतिशत दर समान हैं। पूंजी उत्पाद अनुपात का बराबर नए या पूंजी उत्पाद अनुपात का व्यवहार नए विचारों के प्रवाह एवं पूंजी संचय की दर पर निर्भर करेगा। यदि पूंजी संचय की दर पूंजी की वृद्धि की समानता के बिंदु से अल्प हो तब पूंजी उत्पादन में कमी होगी तथा ऐसी खोजें की जाएंगी जिससे श्रम बचत संभव बने। यदि पूंजी संचय की दर ओ सी पूंजी संचय की दर ओ सी क्या होगा, ओ सी से कम हो तब उत्पादन पूंजी की तुलना में तेजी से बढ़ेगा। अतः नए विनियोग में अधिक ब्याज की दर प्राप्त होना संभव होगी। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी गति उत्पन्न होगी जिसमें दाईं ओर बढ़ते हुए पी बिंदु की ओर आना संभव होगा, लेकिन यदि पूंजी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ती है तब विनियोग की दर गिरती है। और जब विनियोग की दर गिरती है तब क्या होता है, तब इससे लाभ गिरेगा तथा बाईं ओर पी बिंदु की ओर तब तक मापा जाएगा जब तक संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। उपर्युक्त मान्यता को ध्यान में रखते हुए कार्लडोर वृद्धि के मॉडल की व्याख्या करते हैं और कार्लडोर के अनुसार आर्थिक वृद्धि के एक सिद्धांत का उद्देश्य अनार्थिक चरों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जो अंततः उस दर को निर्धारित करते हैं जिस दर पर एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का सामान्य स्तर बढ़ता है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर खोजने में आसानी रहती है कि आखिर क्यों कुछ समाज दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से विकास करते हैं। कार्लडोर ने अपने आर्थिक वृद्धि के मॉडल को दो अवस्थाओं में या दो अवस्थाओं के अधीन विश्लेषित किया। और देखिए ये जो दो अवस्थाएं हैं वह कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वह है स्थिर
कार्यशील जनसंख्या। नंबर 1 स्थिर कार्यशील जनसंख्या। अब देखिए, जब स्थिर कार्यशील जनसंख्या है तो क्या होगा, यानी कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन। क्या? कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन। और कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन जो है वह क्या है, जिसके अधीन कुल वास्तविक आय की आनुपातिक वृद्धि दर ठीक बराबर होती है प्रति व्यक्ति उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि की दर की। दूसरी इनकी जो इन्होंने जो अवस्था दी है वह है सेकंड अवस्था। क्या है देखिए, सेकंड अवस्था है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या। अब देखिए, एक तरफ तो कांस्टेंट पॉपुलेशन है, दूसरी तरफ जनसंख्या की वृद्धि है, यानी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अब देखिए, जिसके अधीन कुल वास्तविक आय में सी आनुपातिक परिवर्तन को, किसको? सी आनुपातिक, सी मीन्स कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट या निश्चित आनुपातिक परिवर्तन को प्रति व्यक्ति उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन तथा कुल कार्यशील जनसंख्या में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के योग द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए, हम मॉडल का एक्सप्लेन करेंगे, और जब मॉडल की व्याख्या करेंगे तो मॉडल की जो व्याख्या करेंगे, सर्वप्रथम हम स्थिर कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत मॉडल की व्याख्या करेंगे। अब देखिए, स्थिर कार्यशील जनसंख्या के अधीन हम जो मॉडल की व्याख्या करेंगे वह कैसे करते हैं, देखें। सबसे पहली चीज इसमें आती है स्थिर कार्यशील जो जनसंख्या है। स्थिर कार्यशील जनसंख्या की दशा में काल्डोर के अनुसार कुल शुद्ध आय में वृद्धि की आनुपातिक दर क्या है? y और t। क्या है? कुल आनुपातिक दर yt प्रति व्यक्ति उत्पादन में होने वाली आनुपातिक दर के बराबर होती है। काल्डोर ने सर्वप्रथम आधारभूत फलन यानी बेसिक फंक्शन की व्याख्या की, जिसके अंतर्गत, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले इसमें जो आएगा वह आएगा बचत फलन। क्या आएगा? बचत फलन, यानी सेविंग फंक्शन। सबसे पहली चीज आएगी सेविंग फंक्शन। अब देखिए दूसरे इसमें क्या आएगा? दूसरा है विनियोग फलन। दूसरा विनियोग फलन, और विनियोग फलन को विनियोग फलन जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तीसरा जो इसमें आता है फर्स्ट
सेकंड एंड थर्ड, और तीसरी आती है तकनीकी प्रगति। क्या आती है? तकनीकी प्रगति, फलन। तकनीकी प्रगति फलन, और इसे हम क्या कहते हैं? टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। क्या? टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। अब देखिए, सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे बचत फलन का। अब देखिए, आधारभूत जो फलन फंक्शन है, यानी आधारभूत फलन को हमने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। चाहो तो आप, मैं इधर लिख दूँ ने इस टाइप से भी, और सेम वही चीज़ें हैं तीनों, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला बचत फलन, दूसरा विनियोग फलन, और तीसरा क्या है? तकनीकी प्रगति फलन। अब देखिए, सर्वप्रथम हम जो अध्ययन करेंगे वह बचत फलन यानी सेविंग फंक्शन का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सेविंग फंक्शन क्या है? सबसे पहले हमें सेविंग फंक्शन को समझना है। देखिए, काल्डोर ने आय के केवल 2 भागों यानी मजदूरी, वेज एवं लाभ यानी प्रॉफिट में वर्गीकृत किया। किसको? बचत को। चलिए अब हम इसे बचत को कितने भागों में डिवाइड किया? बचत फलन को 2 भागों में डिवाइड किया। एक है मजदूरी यानी वेज, और दूसरी है लाभ यानी प्रॉफिट। अब देखिए, इससे पहले भी हमने जब अध्ययन किया था सेम कंडीशन क्या आई थी, यानी एस को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, मजदूरी में और लाभ में। अब देखिए, यानी सेविंग, मजदूरी वेज डब्लू और लाभ प्रॉफिट। तो क्या समीकरण बना था आपका? एस इज इक्वल टू क्या है? डब्लू प्लस पी, यह समीकरण निकला था। अब यहाँ देखें, इन्होंने 2 भागों में जो बांटा है उसमें बचत फलन को लाभों एवं मजदूरियों के निश्चित अनुपात के योग यानी सम ऑफ क्रिएशन कॉस्ट एंड प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड वेज द्वारा अभिव्यक्त किया है। यदि, अब देखिए, यदि क्या होगा? यदि y इज इक्वल टू आई यानी इनकम, इसके बाद k इज इक्वल टू पूंजी यानी कैपिटल, इसके बाद P इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी लाभ,
लाभ यानी प्रॉफिट। इसके बाद में आता है आपका एस इजिकल टू बचत यानी सेविंग। बचत के बाद जो आता है वह आता है जी, और जी इजिकल टू क्या है, उत्पादकता वृद्धि की संतुलन दशा। उत्पादकता वृद्धि संतुलन की दशा, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोपेंसिटीज ग्रोथ। इसके बाद आती है आपकी एस पी। एस पी इजिकल टू क्या है, देखिए एस पी है बचत की प्रवृत्ति, बचत की प्रवृत्ति, और एस डब्ल्यू इजिकल टू क्या है, बचत की प्रवृत्ति जो मजदूरी से प्राप्त होती है। बचत की प्रवृत्ति, बचत की प्रवृत्ति जो मजदूरी से प्राप्त होती है। और यह एसपी बचत की प्रवृत्ति जो लाभ से प्राप्त होती है, जो लाभ से प्राप्त होती है। इसके बाद आता है आपका टी। क्या है, टी इजिकल टू समय यानी टाइम। अब देखिए जब ये वाई के पी एस जी एस पी एस डब्ल्यू टी निकल के आ जाता है तब क्या होता है, तो देखिए उस समय लाभ प्राप्तकर्ताओं एवं मजदूरी प्राप्तकर्ताओं की जो बचत प्रवृत्तियां हैं या बचत प्रवृत्तियों के दिए होने की सामान्यता के आधार पर बचत फलन को समीकरण द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए समीकरण क्या होगा, चलिए देखते हैं समीकरण। समीकरण जो होगा वह होगा एस टी इजिकल टू एस मीन्स सेविंग, टी मीन्स टाइम यानी बचत समय, बराबर क्या होगा एल्फा। अब यहाँ एल्फा क्या है, एल्फा पी टी यानी एल्फा प्रॉफिट समय प्लस बीटा। अब देखिए बीटा है तो क्या होगा वाई टी माइनस पी टी के, क्या होगा वाई टी माइनस पी टी, और वाई टी माइनस पी टी है तो यह जो इक्वेशन होगा, यह जो समीकरण है, यह पहला समीकरण होगा। अब देखिए यहाँ क्या है, जहाँ क्या कर सकते हैं हम, यहाँ यानी 1 ग्रेटर देन क्या होगा 0, इसके बाद ग्रेटर देन बीटा इज नॉट ग्रेटर देन 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0 यानी बराबर हो भी सकता है
इससे बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उपर्युक्त समीकरण तब लागू होगा जब दोनों चरों के मूल्य 0 से 1 के मध्य हों तथा अल्फा ग्रेटर देन बीटा के हों। तब समीकरण 1 यह स्पष्ट करता है कि समुदाय की बचतें समग्र या सामूहिक लाभों यानी पीटी के अनुपात अल्फा में मजदूरी वाई टी माइनस पीटी होगी। क्या होगी? वाई टी माइनस पीटी के एक अनुपात बीटा को समाहित करता है। स्पष्ट है कि बचतें आय वितरण का फलन हैं। अब देखिए इसके बाद आता है विनियोग फलन। सेकंड कौन सा आता है? विनियोग फलन। अब देखते हैं विनियोग फलन को। सेकंड विनियोग फलन यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन। देखिए विनियोग फलन में क्या है? विनियोग फलन इस संकल्पना पर आधारित है कि लाभ के शेयर एवं विनियोग के मध्य घनिष्ठ संबंध विद्यमान होता है। किसी दी हुई अवधि में विनियोग निर्णय पूंजी स्टॉक को बनाए रखने की इच्छा से निर्देशित होते हैं तथा इसके प्रतिफल के साथ संबंध दिया होता है। और जब संबंध दिया होता है तब विनियोग निर्णयों में परिवर्तन तब होता है जब पूंजी में या पूंजी से प्राप्त होने वाली दर में सुधार हो। यदि समय यानी टी में पूंजी की स्टॉक के टी, पूंजी के स्टॉक को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? के से, और टी क्या है? टाइम। के टी हो तब क्या हो जाएगा? तो देखिए के टी इजिकल टू एल्फा वाई टी, एल्फा डैश वाई टी, एल्फा डैश वाई टी -1 अब जब -1 है तो क्या होगा? देखिए प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा। अब देखिए जब बीटा होगा तो क्या होगा? बीटा डैश और तब होगा पी टी -1 अपॉन क्या है? के टी -1 के टी -1। और जब ये है तो होगा वाई टी इंटू वाई टी -1 इंटू वाई टी -1। और यह जो समीकरण है यह आपका दूसरा समीकरण है। अब देखिए समीकरण 2 को हम किस तरह से और भी लिख सकते हैं? तो देखिए समीकरण 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? के टी यानी के टी इजिकल टू एल्फा डैश वाई टी -1 प्लस बीटा डैश इंटू पी टी -1 अपॉन के टी -1 इंटू वाई टी -1 को क्या करेंगे? देखिए के टी इजिकल टू यानी बराबर क्या होगा? देखें कोष्टक में क्या आएगा? एल्फा डैश प्लस बीटा डैश, एल्फा डैश प्लस बीटा डैश। अब एल्फा डैश बीटा डैश है तो क्या होगा? देखिए पी टी
टी माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1। और इसके बाद क्या होगा, वाई टी इंटू क्या है, वाई टी माइनस 1। और ये जो समीकरण आपका होगा, यह समीकरण, अब देखिए इसके साथ में फिर क्या है, और भी हम लिख सकते हैं। तो अतः, अब देखिए अतः क्या होगा, के टी, अतः के टी इजिकल टू के टी इजिकल टू एल्फा डैश बीटा डैश, यानी एल्फा डैश प्लस बीटा डैश और इंटू पी जीरो अपॉन के जीरो, क्या, के जीरो। अब पी जीरो अपॉन के जीरो जब है तो फिर क्या होगा, पी जीरो अपॉन के जीरो, और इसके बाद देखिए क्या होगा आपका, वाई जीरो। अब वाई जीरो के होने के बाद में या हम और भी कुछ कर सकते हैं, तो हाँ देखिए क्या कर सकते हैं, के 1 अपॉन वाई जीरो इजिकल टू एल्फा डैश प्लस बीटा डैश पी जीरो अपॉन के जीरो। इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए एल्फा डैश, अब देखिए एल्फा डैश ग्रेटर देन 0, इसके बाद क्या होगा, बीटा डैश ग्रेटर देन 0, यानी एल्फा डैश 0 या बीटा डैश 0 होगा। अब देखिए आगे क्या है, समीकरण 2 एक निश्चित समय t पर पूंजी स्टॉक को पूर्व अवधि t-1 की ओर संबंधित करता है। इससे अभिप्राय यह है कि किसी समय अवधि में पूंजी स्टॉक का परिमाण बराबर होता है पूर्व अवधि में आय के स्थिर भाग धन लाभ की दर के स्थिर अनुपात, यानी बीटा डैश, क्या, बीटा डैश पी टी माइनस 1 अपॉन बीटा डैश पी टी माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1 के टी माइनस 1। जब ये है तो क्या होगा, गुणा पूर्व वर्ष की आय के समीकरण 2 के द्वारा दिए पूंजी स्टॉक फलन के द्वारा कार्डोर ने विनियोग मांग फलन का व्युत्पादन किया। इसे समझने के लिए हमें समीकरण 2 के आधार पर हम KT-1 को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए KT+1 इजिकल टू एल्फा डैश वाई
टी, अब वाई टी क्या है प्लस बीटा डैश प्लस बीटा डैश, इसके बाद पी टी अपॉन के टी, क्या पी टी अपॉन के टी, और पी टी अपॉन के टी क्या होगा वाई इंटू वाई टी, और ये जो समीकरण है आपका यह समीकरण होगा तीसरा। अब देखिए जहाँ पर क्या होगा एल्फा डैश ग्रेटर देन 0, बीटा डैश ग्रेटर देन 0, एल्फा डैश ग्रेटर देन 0, बीटा डैश ग्रेटर देन 0। अगली दी समय अवधि में पूंजी स्टॉक का अंत ज्ञात करते हुए हम आई टी इजिकल टू, देखिए आई टी इजिकल टू के टी प्लस 1 माइनस के टी, और ये जो समीकरण होगा आपका यह समीकरण होगा चौथा। कौन सा? चौथा समीकरण है। अब देखिए कार्डोर मानते हैं कि क्या मानते हैं, टी समय में विनियोग आई टी बराबर होता है वांछित एवं वास्तविक पूंजी के अंतर के। समीकरण 2 को अगर हम 3 में प्रतिस्थापित कर देवें तो क्या निकल के आता है, तो देखिए समीकरण 2 को 3 में प्रतिस्थापित जब हम करेंगे तो हमारे समक्ष जो निकल के आएगा वह होगा आपका वाई टी यानी आई टी इजिकल टू एल्फा डैश वाई टी माइनस वाई टी माइनस 1 प्लस बीटा डैश, और यह जो होगा देखिए पी टी अपॉन के टी, पी टी अपॉन के टी वाई डैश टी माइनस पी टी माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1 के टी माइनस 1 वाई टी माइनस 1, और ये जो समीकरण होगा आपका। अब देखिए यहाँ समीकरण के दाएं पक्ष में बीटा डैश, क्या बीटा डैश पी टी माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1 वाई डैश टी को जोड़ने पर, यानी को जोड़ने और घटाने पर, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, जोड़ने और घटाने पर क्या निकल के आएगा, देखिए एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो जो निकल के आएगा वह होगा आई टी इजिकल टू वाई टी माइनस 1 अब इंटू एल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू पी टी माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1
प्लस बीटा डैश ब्रैकेट में क्या आएगा देखिए, पी टी अपॉन के टी माइनस पी टी माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1 इंटू वाई टी। और ये जो समीकरण होगा यह है आपका 5वां समीकरण होगा। अब देखिए, जब समीकरण 5वां होगा तो फिर क्या होगा, जहाँ क्या है, जहाँ एल्फा ग्रेटर देन 0 यानी एल्फा डैश ग्रेटर देन 0 और बीटा डैश ग्रेटर देन 0, जब ये होगा तब समीकरण 5 से यह स्पष्ट होता है कि विनियोग उत्पादन में वृद्धि का फलन है। लाभ की दर के दिए होने पर विनियोग आय में होने वाली वृद्धि पर निर्भर करता है। अब इसके बाद तकनीकी प्रगति का फलन देखते हैं। देखिए, तकनीकी प्रगति का फलन, तीसरा जो बिंदु है वह है तकनीकी प्रगति का फलन। तकनीकी प्रगति का फलन। और जो तकनीकी प्रगति का जो फलन है वह क्या है, तो देखिए, तकनीकी प्रगति के फलन में कार्लडोर ने या कार्लडोर के अनुसार क्या है, आय में वृद्धि की दर का निर्धारण पूंजी की वृद्धि की दर एवं तकनीकी प्रगति के द्वारा होता है। अतः तकनीकी प्रगति का जो फलन है वह फलन क्या होगा, तो देखिए फलन होगा वाई टी प्लस 1 माइनस वाई टी अपॉन वाई टी इजिकल टू एल्फा डबल डैश प्लस बीटा डबल डैश आई टी अपॉन के टी। और यह जो समीकरण है यह आपका छठा समीकरण है। अब आगे देखते हैं, जब समीकरण छठा है तो फिर क्या होता है, यहाँ होगा एल्फा डबल डैश ग्रेटर देन 0 और बीटा डबल डैश ग्रेटर देन 0। आगे समीकरण 6 यह प्रदर्शित करता है कि आय की वृद्धि दर विनियोग की वृद्धि दर बढ़ाता हुआ फलन है, जिसे चालू अवधि में पूंजी स्टॉक के अनुपात गुणा प्रति व्यक्ति पूंजी यानी बीटा डबल डैश धन तकनीकी प्रगति के गुणांक एल्फा डबल डैश के द्वारा स्पष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जा सकता है। अतः आय एवं श्रम उत्पादकता में वृद्धि की दर शुद्ध विनियोग की दर के बढ़ते हुए फलन के रूप में अभिव्यक्त होती है, जिससे पूंजी के स्टॉक के अनुपात या पूंजी स्टॉक की वृद्धि के द्वारा पूंजी स्टॉक की वृद्धि की दर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद आती है स्थिर जनसंख्या की दशा में वृद्धि की प्रक्रिया। क्या आता है, स्थिर जनसंख्या। देखिए स्थिर जनसंख्या की दशा में वृद्धि की प्रक्रिया की दशा में
वृद्धि की प्रक्रिया। अब देखिए स्थिर जनसंख्या की दशा में वृद्धि की जो प्रक्रिया है वह क्या है, तो देखिए बचत फलन, विनियोग फलन एवं तकनीकी प्रगति की दशाओं का अध्ययन करते हुए कार्लडोर ने स्थिर जनसंख्या की दशा में वृद्धि की प्रक्रिया को स्पष्ट किया तथा यह माना गया कि प्रारंभिक समय T1 पर K1 से संबंधित आय Y1 भी दी हुई मानी गई है। पूर्व वर्ष की आय एवं पूंजी को Y0 एवं K0 के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है और वर्तमान या चालू अवधि T1 में पूंजी स्टॉक K1 का पूर्व अवधि के पूंजी स्टॉक आय व लाभों में से निम्न संबंध होता है। क्या होता है, यानी वर्तमान या चालू अवधि में T1 में पूंजी स्टॉक K1 का पूर्व अवधि में पूंजी स्टॉक आय व लाभों से जो संबंध है वह संबंध क्या है, तो देखिए K1 अपॉन Y1 क्या है, K1 अपॉन Y1, K1 अपॉन Y1 इज इक्वल टू एल्फा डैश प्लस बीटा डैश P0 अपॉन K0। और यह जो समीकरण है यह आपका 7वां समीकरण है। आगे K1 यानी K1 K0 एवं Y0 को दिया हुआ मानकर, क्या, K1 K0 एवं Y0 को अगर दिया हुआ मान लिया जाए तो क्या होगा, तब समीकरण 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और वो देखिए कैसे लिख सकते हैं, यानी IT अपॉन YT इज इक्वल टू YT माइनस Y0 अपॉन Y0 इंटू K1 अपॉन Y1 प्लस बीटा डैश, और देखिए P1 अपॉन K1 माइनस P0 अपॉन K0, P0 अपॉन K0। और यह जो समीकरण है यह आपका 8वां समीकरण है। अब देखिए समीकरण 8 वस्तुतः क्या करता है, प्रणाली का एक आधारभूत वृद्धि एवं वितरण समीकरण है। इसके द्वारा बचत एवं विनियोग फलनों को ज्ञात किया जा सकता है। अब हम इसे जब ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, देखिए तब होगा S1 अपॉन Y1 इज इक्वल टू एल्फा P1 अपॉन Y1 प्लस बीटा Y1 माइनस P1 अपॉन Y1। तो ये जो होगा वह होगा बीटा प्लस क्या है, एल्फा माइनस बीटा P1 अपॉन Y1। और यह जो समीकरण होगा यह आपका 9वां समीकरण है। अब देखिए बचत फलन
यह स्पष्ट करता है कि बचतें जिन्हें आय के अनुपात के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, अक्षर अल्फा एवं बीटा के योग जिन्हें क्रमशः आय से प्राप्त लाभों एवं मजदूरी के सापेक्षिक अनुपातों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और विनियोग फलन देखिए क्या होगा, विनियोग फलन जो होगा वह होगा, देखिए विनियोग फलन होगा आपका P1/1 इजिकल टू कोष्टक में y1 माइनस y0 अपॉन y0 इंटू k1 अपॉन y1 माइनस बीटा डैश p0 अपॉन k0 और आगे प्लस बीटा डैश y1 अपॉन k1 इंटू p1 अपॉन y1। और यह जो समीकरण है यह आपका 10वां समीकरण है। अब देखिए इस पूरे चैप्टर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। चूंकि इसके अंतर्गत 20 समीकरण आते हैं, 10 समीकरणों को हमने अभी पढ़ाया है। आगे के 10 समीकरण हैं उनको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।